हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम अगस्त 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वन लाइनर्स जो है जितने भी इस पूरे मैगजीन का जो ओवरव्यू है वो हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अंदर सबसे पहली खबर जो है वो एक विदेश यात्रा को लेकर के है, जो भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांस और यूएई जो है उन दो देशों की यात्राएं की है। दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले फ्रांस की यात्रा को देखते हैं। तो देखिए, फ्रांस और भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसको 25 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में इन्होंने जो है एक विजन डॉक्यूमेंट है उसको भी साइन किया है। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर एक बास्तील डे परेड जो है उसका आयोजन किया गया फ्रांस के अंदर। आप जानते हैं, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो हमने बास्तील का पतन नाम की एक टॉपिक पढ़ा था। तो उसी को लेकर के इस परेड को मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में थे, और भारतीय सेना की जो एक टुकड़ी है जिसको पंजाब रेजिमेंट है का राजपूताना राइफल्स है, उसने भी इसके अंदर जो है वो फ्रांसीसी सेना के साथ में भाग लिया था। और देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो बास्तील डे मनाया जाता है, ये 14 जुलाई 1789 की जो क्रांति है उसके उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। और अभी देखिए कि ये मैंने बताई थी आपको, भारत और फ्रांस की रणनीतिक जो साझेदारी है उसको 25 वर्ष जो है वो संपन्न हुए हैं। और इस उपलक्ष्य के अंदर अगर आप और देखें तो भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं उनको जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने वहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, उससे भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप अगस्त से पहले वाली जो मैगजीन है उसमें देखेंगे तो हमको जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको मिस्र के द्वारा भी सर्वोच्च सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ नाइल जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये जितने भी भारतीय प्रधानमंत्री को दिए गए दूसरे देशों में पुरस्कार है या सम्मान है, ये हम सबको सारे के सारे जो है हमको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आपसे कुछ पूछ ले, तो आपको कंट्री वाइज जो है सबको देखना है। तो पिछले बार वाली जो मैगजीन है उसमें आपको इसका पूरा एक लिस्ट मिलेगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन कहा, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति तो है इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर जो है, कहाँ गया, हाँ, फ्रांस के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री है वो है यहाँ पर महामहिम एलिजाबेथ बॉर्न। तो एलिजाबेथ बॉर्न का भी नाम आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये हैं। फिर यहाँ पर और देखिए कि क्या क्या जो है डीलिंग्स हुई है। डीलिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि समझौते जो है, एग्रीमेंट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने जो है वहाँ पर स्कॉर्पिन जो पनडुब्बी है उसके लिए एक करार किया है। फिर देखिए यहाँ पर जो है हालांकि तो बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे DRDO का एक तकनीकी कार्यालय पेरिस के अंदर खोला जाएगा। यहाँ देखिए तृष्णा जो है, ये तृष्णा क्या है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो तृष्णा जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अगर आप इसको पढ़ें तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, EOS है, और इसके लिए जो है साझेदारी की गई है भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये जो है पृथ्वी और महासागरों के तापमान पर नजर रखने और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने हेतु जो है इसको यूज़ किया जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और जो एरियन स्पेस है, एरियन स्पेस कहाँ का है, फ्रांस का, और न्यू स्पेस आपको पता ही है भारत का है। इन दोनों के मध्य वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर के सहयोग भी किया जाएगा। वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल जो प्रक्षेपण होता है उसको लेकर के जो है यहाँ पर जो है दोनों के बीच में एग्रीमेंट किया गया है। जो हम अभी बात कर रहे थे कि 25 वर्ष इनकी वर्षगांठ को पूरे हुए हैं दोनों की रणनीतिक साझेदारी को, तो उसको लेकर के 2047 का एक रोड मैप, जिसको कि हॉरिजन 2047 कहा गया है, उसको भी लॉन्च किया गया है। कि इनको मतलब इसमें से बातें ये है कि भाई क्या विज़न रहेगा 2047 तक दोनों के जो संबंध है उसको लेकर के। फिर यहाँ पर देखिए कि जो फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है मार्सिले जो शहर है, वहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास जो है वो भारत का खोला जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो हमारा है, उसको फ्रांस के अंदर भी जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने राफेल जेट, आपको पता है राफेल जेट हमने वैसे भी जो है फ्रांस से बाई किए थे, तो उसके जो नौसैनिक स्वरूप है उसको खरीदने के लिए, और 3 फ्रांसीसी डिज़ाइन वाली स्कॉर्पिन क्लास की जो पनडुब्बियाँ हैं उनको लेकर के भी प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए हैं। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो स्कॉर्पिन पनडुब्बियों का ध्यान रखिएगा, UPI का ध्यान रखना है, और इसके अलावा जो है ये तृष्णा जो सैटेलाइट है इसके बारे में आपको, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे भारत और UAE के संबंधों को लेकर के कि UAE में जब प्रधानमंत्री गए तो वहाँ पर क्या क्या एग्रीमेंट किए गए हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि जो यूएई की जो यात्रा है, ये प्रधानमंत्री जी की 5वीं संयुक्त अरब अमीरात की जो है वो यात्रा थी। और इस यात्रा के अंतर्गत जो है क्या क्या बातें की गई है। सबसे पहले आप देखिए कि वहाँ के जो शासक हैं वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। थोड़ा नाम याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के जो शासक हैं वो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। इसके अलावा देखिए कि दोनों देशों के बीच में पर्यावरण से संबंधित जो है वो वार्तालाप की गई है। यहाँ पर जो इंडियन ऑयल कंपनी के जो ग्रुप सीईओ है सुल्तान अल जाबेर, इनसे भी मुलाकात हुई भारतीय प्रधानमंत्री की। और आपको पता है कि कोप 28 इस साल वाला जो कोप 28 होने वाला है 2023 में, ये यूएई के अंदर होने वाला है। यही यहाँ पर काम की बात है कि इसको लेकर के जो है भारत और वहाँ के जो शासक है उनके बीच में काफ़ी जो है वार्तालाप हुआ कि किस प्रकार से जो है जलवायु परिवर्तन की जो वैश्विक चुनौती है उसको कैसे डील किया जाए। तो यहाँ काम की बात सिर्फ यही निकल करके आती है। जो कोप 28 है, ये ध्यान रखिएगा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 28 UN ट्रिपल FC का जो है, उसके अंदर जो है जो मेज़बान है वो इस बार कौन है, तो वो यूएई है। फिर देखिए यहाँ पर जो है दोनों जो बैंकों के जो गवर्नर्स है दोनों देशों के, उनके बीच में भी काफ़ी बातचीत हुई। जैसे कि सीमा पार जो लेन देन है उसको कैसे स्थानीय मुद्रा यानी कि आपको जो रुपीज़ है या उनका जो रूबल है उसके अंदर कैसे जो है उसको इनेबल किया जाए। फिर जो है यहाँ पर देखिए कि IIM जो है हमारा, IIM यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली, इसकी स्थापना की योजना भी जो है अबू धाबी में की जाएगी। यानी IIM दिल्ली जो है उसको अबू धाबी में जो है वो खोला जाएगा। तो ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया। उसके अलावा दोनों देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा भुगतान और संदेश प्रणाली को आपस में जोड़ने से संबंधित भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि बेसिकली बैंकिंग और जो है इन्वायरमेंट, इन दोनों से संबंधित जो है बातें यूएई के साथ में की गई हैं। तो इन्वायरमेंट से संबंधित आप देखें कोप 28 जो है, क्योंकि इस बार यूएई के अंदर संपन्न होने वाला है, तो उसको रिलेटेड बातें की गई है। और उसके अलावा जो बैंकिंग से संबंधित बातें हैं वो ये है कि भाई अपनी ही देशों की मुद्राओं में हम लेन देन कैसे करें, भुगतान को कैसे और सरल बनाया जा सके हमारे दोनों देशों के बीच में। और IIM दिल्ली जो है उसका जो स्थापना है वो अबू धाबी में की जाए, इससे संबंधित यहाँ पर एग्रीमेंट्स किए गए हैं। इतना ही ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा और कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको कि आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट चलिए कि भारत में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने भारत की यात्रा की है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स निकल करके आते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध हैं उनको जो है यानी कि जो भी रणनीतिक संबंध है उसके 75 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। फ्रांस के साथ में 25 साल और श्रीलंका के साथ में 75 साल। तो इसके उपलक्ष्य में जो है काफ़ी सारी बातें जो है दोनों देशों के बीच में एक्सचेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। क्या नाम है उनका? रानिल विक्रमसिंघे है। और ये जो है अभी पिछले साल ही इन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद में पहली यात्रा है उनकी किसी भी देश की। तो यहाँ पर देखिए कि भारत की 2 पॉलिसीज़ जो है वो चलाई गई है। जैसे कि आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी सुना होगा, वैसे ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो ये विज़न सागर है, ये 2 पॉलिसीज़ भारत की हैं। विज़न सागर के अंदर जो सागरीय क्षेत्र के हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे किस प्रकार से हमको रिलेशंस रखने हैं, सहायता करनी है, ये सब चीज़ें आती है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे संबंध किस प्रकार के होंगे, तो उनको लेकर के ये बातचीत है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विज़न सागर में एक महत्वपूर्ण भागीदार हमारा श्रीलंका है। तो यहाँ पर देखिए जो समझौते हुए उसमें जो है बातें कही गई है वो देखिए 5 समझौते किए हैं। सभी याद नहीं रखने, एक ओवरव्यू आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर के समझौता हुआ। श्रीलंका का जो त्रिकोणमिली जिला है वहाँ पर आर्थिक विकास परियोजना में भारत सहायता करेगा, ऐसी बात की गई है। वहाँ पर यानी श्रीलंका में UPI, अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस के अंदर भी UPI को जो है लॉन्च करने की बात की गई है। उसी प्रकार से जो UPI है वो श्रीलंका में भी लॉन्च किया जाएगा। और इसके लिए वहाँ का जो लंका पे है, आपको पता है हमारे यहाँ फ़ोन पे होता है, वहाँ लंका पे है। और जो हमारा NPCI आपको पता है NPCI ये रुपी कार्ड वगैरह जारी करता है, तो इसका ही NPCI का ही NIPL जो है उन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो NPCI का NIPL जो पोर्शन है उसने इसमें समझौते में जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। अगर आपसे NIPL का फुल फॉर्म पूछे तो आप लिखिएगा इसमें NPCIL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें हुई इसके अंदर। और तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भारत द्वारा श्रीलंका की जो उत्तर और पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर विकास कार्य किया जाएगा। जो तमिल नागरिक है, आपको पता है तमिलों की बहुत बड़ी समस्या जो है श्रीलंका के अंदर है, तो उसको लेकर के कुछ परियोजनाएं हैं वो भी यहाँ लॉन्च की गई। हालांकि ये इतना कोई विशेष मुद्दा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। जितना बताया है यहाँ पर, एक तो ये
लंका पे और जो NIPL है उसके बीच का समझौता ध्यान रखना है। विजन सागर के बारे में ध्यान रखना है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पहली भारतीय यात्रा थी राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद में किसकी, जो रानिल विक्रमसिंघे है, यानी कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो है अमेरिका ने भारत को सौंपी 105 प्राचीन कलाकृतियाँ। अब देखिए कभी कभी जो पूरा जो होता है ना मैटर, उसमें सिर्फ हेडलाइन इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आप इसको चाहें तो पूरा बढ़िया से कट लगा करके छोड़ सकते हैं। और अगर फिर भी आपका कहता है ना कि मेरा जीव नहीं मान रहा है, पढ़ना ही पड़ेगा, तो यह देख लेते हैं कि 105 प्राचीन जो कलाकृतियाँ सौंपी है और वो क्यों सौंपी हैं। तो यहाँ पर एक जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था। अमेरिका एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर काम करने पर जो है वो, भारत और अमेरिका सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर काम करने वाले जो देश मतलब इन्होंने सहमति दी थी कि हमारी जो सांस्कृतिक संपत्तियां हैं उनको हम एक्सचेंज करेंगे, ऐसा करके एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके तहत जो है ये कलाकृतियाँ सौंपी गई है। इतनी ही बात इसमें काम की है और कोई भी बात इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल, और हो सकता है आगे भी पूछे जाएं। तो करंट के नाम पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। कभी मेरा भी नाम इसमें शामिल हो तो मेरी ऐसी इच्छा है। तो अब यहाँ पर देखिए जो फोर्ब्स है उसने एक सूची जारी की है जिसके के अंदर अमेरिका की सर्वाधिक अमीर स्वनिर्मित महिलाएं जो हैं उसकी एक लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की 4 महिलाओं के नाम इसमें शामिल है। पहले आप देखिए जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूई। तो जयश्री, नीरजा, नेहा और इंदिरा, इन चारों के नाम आप ध्यान रखिएगा। रैंकिंग भले ना याद रहे, 15th नंबर पे जयश्री है, नीरजा 25 नंबर पे, नेहा 50 पे और इंदिरा 77 पे। इनका व्यवसाय क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो मैच करवा ले। तो यहाँ देखिए जयश्री जो है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित इनका बिजनेस है। नीरजा सेठी जो है वो IT कंसल्टिंग का आउटसोर्सिंग में है। नेहा नरखेड़े जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित है। और इंदिरा नूई आप जानते ही हैं, इनके तो काफ़ी सारे यूट्यूब पे आप देखेंगे तो जो है काफ़ी स्पीचेस भी आते हैं। तो ये पेप्सिको की CEO रही हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए सूची के अंदर जो फर्स्ट 5 जो महिलाएं हैं वो कौन सी हैं, तो वो है डायने हेंड्रिक्स 15 बिलियन, जूडी क्या लिखा है, जूडी लव परिवार, ये जो है सेकंड नंबर पे है। फिर है जूडी फाकनर और फिर है क्या लिखा है, लिंडा रेसानिक और फिर है थाईली। इसके अंदर मार्क करने के बाद में दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है 5 के नाम हैं। हालांकि इतना तो आपको नहीं ध्यान रखना है, 2 का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, डायना और जूडी परिवार। और भारतीय महिलाओं के नाम ध्यान रखने हैं, जयश्री, नीरजा, नेहा और इंदिरा नूई, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सऊदी अरब जो है वो आसियान मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो है 51वां देश बन गया है। यानी आसियान के जो ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन है, यहाँ देखिए मैत्री और सहयोग संधि या फिर ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, इस पे हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश जो है वो कौन बना है, सऊदी अरब बना है। अब आप ध्यान कीजिए कि आसियान कौन से वाले देश हैं, तो ये हमारा साउथ ईस्ट वाले जो देश हैं, म्यांमार है हमारा, और जो है क्या कहते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ है उसका सदस्य आपको पता है म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया वगैरह है। जो ये जो देश हैं इनके मिलकर के आसियान बनाया गया है। तो आसियान का ही एक जो है ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन नाम के एक जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसका कि उद्देश्य जो है वो आसियान के बाहर जो जितने भी देश हैं उनके साथ में मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वो किस प्रकार से स्थापित करना है, कैसे कॉर्डाइल रिलेशंस जो है उसको स्टैब्लिश करना है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा जस्ट फॉर करंट अफेयर्स कि इसमें 51वां देश अभी शामिल होने वाला जो है वो सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ पर देखिए सऊदी अरेबिया जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। और ये एक देखिए ये जो TAC जो है यानी कि ये जो ट्रीटी है ये दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक है। और इसको 1976 के अंदर जो है वो स्थापित किया गया था। काफ़ी सारे इसमें संशोधन किए गए कि भाई इसके अंदर हमारे ही देश को सम्मिलित हों, बाहर के जो देश हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे, उसको लेकर के काफ़ी संशोधन भी किए गए। ये एक जो है बाध्यकारी कोड है, ठीक है, इसको जो है फॉलो करना ज़रूरी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
और इसका जो उद्देश्य है वो इसमें जो संशोधन है उनका उद्देश्य यही था कि बाहर के जो संप्रभु राष्ट्र हैं उनको भी इसमें शामिल होने के लिए अनुमति देना। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2022 के अंदर यूक्रेन जो है वो इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश था। उसके बाहर जो है यानी कि सऊदी अरेबिया से पहले यूक्रेन इसमें शामिल हो चुका है। और सबसे पहला अगर आप देखें आसियान के बाहर का इसमें जो देश है जो शामिल हुआ था, जो नॉन आसियान कंट्री है, वो पापुआ न्यू गिनी था। तो इतना तो नहीं पूछेगा कोई, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 2022 में यूक्रेन ने इसमें जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और दूसरा अभी जो है सऊदी अरेबिया जो है वो इसका सहयोगी बना है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे। न्यूजीलैंड और जो यूरोपीय संघ है उनके बीच में मुक्त व्यापार यानी FTA को लेकर के समझौता हुआ है। तो देखिए ये जो समझौता आपको पता है ट्रेड से रिलेटेड है। बस बात यही थी, मैंने कहा था कि कभी कभी सिर्फ हेडलाइन इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आप इसको पूरे को कट कर सकते हैं, ये हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ नहीं है। फिर चलते हैं इंडेक्स के ऊपर। ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। RS में नहीं आया लेकिन दूसरे एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि दुनिया भर की सैन्य जो शक्तियाँ हैं उन पर नज़र रखने वाली वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर। उसके द्वारा विश्व के 145 जो देश है उनकी जो सैन्य शक्ति है उसके आंकलन पर उनको रैंकिंग दी गई है। इसके अंदर 60 कारक है, ये छोड़िए। 145 देशों की जो रैंकिंग है उसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद रशिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। और भारत अगर हम देखें तो भारत इसके अंदर जो है 145 देशों में चौथे स्थान पर आता है। तो भारत का ये स्कोर रहा है 0.1025। और इसके अंदर आपको पता है सैन्य शक्ति कितनी है, किसका कितना पावर है, कितनी वेपन्स है, उन सबको इसमें मेजर किया जाता है। तो अमेरिका सबसे पहले है, रशिया दूसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है दोनों का। और अगर तीसरे स्थान की बात करें तो बट ऑफ कोर्स चाइना ही जो है वो इसके अंदर तीसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर एक देखिए लिस्ट भी है, ये आप ध्यान रखिएगा लिस्ट के बारे में। तो अमेरिका, रशिया, चाइना और 4th नंबर पे जो है वो भारत है। इंडेक्स का नाम क्या है तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। क्या मेजर करता है ये कि सैन्य शक्तियाँ किस देश में कितनी हैं उसको ये मेजर करता है। फिर देखिए बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से भारत का नाम पृथक किया गया है। अब देखिए सशस्त्र संघर्ष क्या होता है, आर्म्ड जब कोई भी रिबेलियन होता है, जैसे कि आर्म्ड कोई भी मूवमेंट होता है, उसमें बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कश्मीर में गन पैलेट्स का यूज़ हुआ तो बच्चों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, इस प्रकार की एक रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तैयार की गई थी। और उसमें पहले भारत का नाम भी जो है वो लिखा जाता था कि भाई वहाँ पर कौन कौन सी एट्रोसिटीज़ जो है वो की गई है, लेकिन अभी जो है उसका नाम, भारत का जो नाम है वो उस लिस्ट से जो है रिपोर्ट से हटाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ये कौन से देश से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे मुझे ये पता रहे कि आप पूरा वीडियो देखते हैं। फिर देखिए यूनाइटेड नेशंस के एनुअल रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन, इसमें जो भारत को उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए उपायों का हवाला देते हुए इसमें जो है भारत का नाम यहाँ पर हटा दिया गया है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है, UN एनुअल रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। रिपोर्ट का नाम भी ध्यान रहे तो ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा एक न्यूज़ को ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कुछ एग्जाम में पूछने लायक जैसा कुछ भी इसमें है नहीं। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की हथियारबंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव रिपोर्ट में 2010 में से भारत का नाम शामिल किया गया था। UN की इस रिपोर्ट में सशस्त्र समूहों में लड़कों की भर्ती और उनके इस्तेमाल के लिए बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चैड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस का नाम भी जो है वो शामिल किया गया है। तो ये देखिए ऐसे देशों के साथ में जहाँ पर इतनी एट्रोसिटीज़ होती है वहाँ भारत का नाम भी 2010 में सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब उसको जो है वहाँ से हटा दिया गया है। तो एकदम से इस न्यूज़ का क्रक्स आपको समझना है, रटने वाली चीज़ें इसके अंदर बहुत कम है, या एग्जाम में पूछने वाली जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर बहुत कम है। तो एक ओवरव्यू आपको लेकर के इसको छोड़ देना है ताकि आपके मन में भी संतुष्टि रहे कि मैंने इसको पढ़ा था। अब देखिए इंटरनेशनल शॉर्ट न्यूज़ में क्या है। अच्छा एक चीज़ और है कि आपको कभी लगता है कि ये चीज़ छुड़वा दी है, ये बताया नहीं, तो वो एक्चुअली में एग्जाम में काम की नहीं है। जो 60 पेजेस आपके मैगजीन में है उसमें भी पूरे इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। जो एग्जाम में नहीं आते हैं उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, उससे वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो इसलिए अगर कोई चीज़ छुड़वाई जा रही है तो आप उसको मान के चलिए कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको थोड़ा बिलीव रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहला है मेकोंग गंगा सहयोग व्यापार परिषद। तो सबसे पहले आपको मेकोंग गंगा जो एक एसोसिएशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 6 देश जो है वो सम्मिलित है। 2015 का अगर हम देखें UPSC प्रीलिम्स तो उसमें यही पूछा गया था कि मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में कौन से देश सम्मिलित हैं, तो वो आपको बताने थे। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के अंदर कौन कौन से देश हैं। तो देखिए 2000 के अंदर जो है इसकी जो है इस मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया। इसमें 6 देश आते हैं, भारत आता है, थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, कंबोडिया आता है और लाओस आता है। यानी कि जो मेकोंग गंगा जो नदी है इसका जो प्रवाह जो क्षेत्र है उसमें जो आने वाले जो देश हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 6 देशों से होकर के ये गुजरती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
अब देखिए हुआ क्या कि इस जो ये मेकोंग गंगा परिषद है, इसकी जो है कई बार जो है बैठकें होती है। तो इसकी जो लेटेस्ट अभी बैठक थी जो जुलाई 2023 में संपन्न हुई, डेट आपको नहीं याद रखनी, मैं जस्ट बता रही हूँ कि 12वीं जो इसकी मीटिंग थी, इसमें इन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड मिलकर के जो है एक व्यापार सहयोग परिषद, या जिसको कहें कि जो है आर्थिक सहयोग जो परिषद है उसका गठन करेंगे। ठीक है, तो ये बातचीत जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत और थाईलैंड ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मेकोंग गंगा सहयोग कारोबार परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दो देश जो है वो इसमें इस प्रकार का जो है परिषद बनाएंगे। तो भारत के साथ में थाईलैंड यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और थाईलैंड के बैंकॉक में लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री सालेमक्से कोमासित ने जो है वो की थी। तो इतना तो नाम ध्यान नहीं रहे, छोड़िए इसको। ये ध्यान रखिएगा कि कौन से दो देश हैं जो कि मेकोंग गंगा सहयोग व्यापार परिषद की स्थापना करेंगे। तो भारत के साथ में थाईलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई है कि भारत और थाईलैंड और म्यांमार, इनके बीच में भारत म्यांमार और थाईलैंड। और इससे मैं आपको बताऊंगी कि आप थोड़ा मैप को भी देखिएगा ताकि आपको पता चले, म्यांमार और थाईलैंड को लोकेट कीजिएगा। यहाँ पर जो है एक राजमार्ग, जिसको कहते हैं ना हाईवे, तो वो हाईवे का निर्माण जो है उसको वो प्रस्तावित है। तो इस राजमार्ग की जो कुल दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो 1360 किलोमीटर का होगा। 845 किलोमीटर जो है वो इसके अंदर है, जो भारत के मणिपुर के मोरहे से शुरू होकर के म्यांमार से होकर थाईलैंड के माई सॉट पर जाकर के समाप्त होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये 2012 में स्टार्ट हो गया था, अभी इसको कंप्लीट होना बाकी है, इसके कई सारे चरण हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना, IMT के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो मणिपुर है और जो म्यांमार है और जो थाईलैंड है, वहाँ से होकर के ये जो राजमार्ग है ये गुजरेगा और ये सड़क मार्ग से जो है तीनों देशों को आपस में जोड़ेगा। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेकोंग गंगा के बारे में, मैंने आपको बताया। फिर देखिए ताइवान ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुंबई के अंदर अपना जो है एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला है, जिसका नाम है ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। ठीक है, आपको पता है कि ताइवान के ऊपर काफ़ी सारे जो है प्रतिबंध हैं, तो उसको लेकर के ये जो सेंटर है, हालांकि ये जो है क्या कहें इसका नाम जो है वो ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के नाम से खोला है, लेकिन एक तरीके से जो है वाणिज्यिक या राजनयिक जो कार्यालय है वो खोला जाएगा। नाम अलग है लेकिन काम जो है वो सेम ही है। तो ताइवान का ये भारत में तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय होगा। नई दिल्ली और चेन्नई में ताइवानी राजनयिक कार्यालय पहले से ऑपरेशनल हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कार्यालय कहाँ खोला गया, मुंबई में खोला गया है। तो ताइवान की तरफ से जो उनका कार्यालय है वो कहाँ पर खोला गया है, अभी मुंबई में। इससे पहले नई दिल्ली और चेन्नई में ऑलरेडी इनके कार्यालय यहाँ पर जो है वो खोले जा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वन लाइनर्स हम देख लेते हैं। वन लाइनर्स में यहाँ देखिए, भारत ने किस दूसरे क्वाड देश के साथ यानी अमेरिका के बाद में कौन सा ऐसा क्वाड देश है कि सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए सेमीकंडक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका के बाद में जापान से जो है इन्होंने जो है क्वाड का ऐसा देश है जिसके साथ में भारत ने सहयोग को लेकर के हस्ताक्षर किए हैं। फिर यहाँ देखिए काला सागर बंदरगाहों में यूक्रेनी अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की निर्यात की अनुमति देने संबंधी UN और तुर्की की मध्यस्थता में जुलाई 2022 में इस्तांबुल में किए गए समझौते को रूस ने निरस्त कर दिया है। तो इतना बात तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये है काला सागर अनाज पहल। ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए किया कि काला सागर जो है इसको आप मैप में लोकेट कीजिएगा। मैप से